बेशक दवा का इंतजाम तो हो ही रहा है, दारू का भी हो ही जाएगा। और बहुत ही शानदार खबर है ये कल वहाँ पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो अपना टेस्ट कर रही है उसमें बहुत अच्छे उसको रिजल्ट्स मिले। उसने थोड़ा लार्जर ग्रुप में ट्रायल किया था और उसमें एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए। दरअसल जो कोरोना की पूरी संरचना है प्रोटीन की, उस पर एंटीबॉडीज़ डेवलप हुए और इनको ये पूरी उम्मीद है कि जितना टेस्ट उन्होंने किया था उसमें सबके ऊपर ये सक्सेसफुल रहा। तो अब ये बड़े ग्रुप में करने वाले हैं इस टेस्ट के बाद। और वो बड़ा ग्रुप का मतलब जब मैं कह रहा हूँ तो अमेरिका में 30,000 लोगों के ऊपर ये टेस्ट होगा, ब्राज़ील में 8,000 लोगों के ऊपर टेस्ट होगा और यूके में होगा। तो ये जो टेस्ट अब होने वाला है इसके बाद वाला, ये बड़े लार्जर ग्रुप में होगा और अगर इसमें सक्सेस रेट और अनकंट्रोल्ड कंडीशन में इसके रिजल्ट्स आ जाते हैं, पॉजिटिव एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं, तब ये फिर कमर्शियल स्टेज के लिए तैयार होगी दवा। तो ये एक बहुत पॉजिटिव है। सबसे एडवांस स्टेज में अगर कहें तो दो ही कंपनियां इस समय हैं, एक फाइजर और एक ये आपकी ऑक्सफोर्ड जो एस्ट्राजेनेका के साथ मिलकर बना रही है। फाइजर भी लगभग इसी स्टेज पे पहुंच गया है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट था कल। और आप देखिए कि खेल कैसा चल रहा है कि अभी इस लेवल पे टेस्ट हो रहे हैं और जेपी मॉर्गन ने मॉडर्ना को डाउनग्रेड कर दिया, उसका स्टॉक 17% गिर गया क्योंकि उनको लगता है कि इससे पहले ऑक्सफोर्ड की दवा बन के आ जाएगी। बहरहाल ये एक अलग कहानी चल रही है, लेकिन ये देखने को मिला। हालांकि कल एस्ट्राजेनेका का शेयर भी पहले चला फिर गिर गया, वो इसलिए क्योंकि जब तक फाइनल दवा नहीं आ जाती किसी को भरोसा नहीं, सब ट्रेडिंग करके प्रॉफिट ले रहे हैं। बट ये एक बहुत ही अच्छी स्टोरी है कि बहुत करीब हम पहुंच रहे हैं और लगातार उस टेस्ट की सफलता आ रही है। तो मैं जैसा कर रहा कल कि आप किसी दिन सुबह सो के उठेंगे और आपको सब तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ दिखेगी कि वैक्सीन बन गई, लॉन्च होने की तैयारी। तो एक बड़ा फैक्टर ये था। दूसरा, टेक्नोलॉजी शेयरों की आपने बात की, बहुत ज़बरदस्त तेज़ी कल वहाँ पे थी। आप टेस्ला में देखिए, अमेजॉन में देखिए, माइक्रोसॉफ्ट में देखिए, किसी भी टेक्नोलॉजी शेयर, नए ज़माने के जो शेयर्स हैं उसमें बहुत बढ़िया शानदार रैली बनी। ओल्ड इकोनॉमीज़ में जबकि ठंडा रहा, बावजूद इसके कि S&P के जो अब तक रिजल्ट आए हैं 48 कंपनियों के, उसमें 77% कंपनियों ने मार्केट से बेहतर रिजल्ट पेश किए जो उनके एक्सपेक्टेशंस थे। इसके बावजूद लोगों का रुझान टेक्नोलॉजी शेयरों में ज़्यादा है क्योंकि वहाँ ज़्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ लॉकडाउन हो या न हो बनती हुई दिख रही हैं और ऐसा एक पैराडाइम शिफ्ट भी है बिजनेस में। तो ये एक बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें कल हुई मार्केट में और इसीलिए आप देखिए नैस्डैक फिर से हाइज की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। S&Ps ने अपने प्री कोविड लेवल को हासिल कर लिया, यानी YoY आप देखें तो वो पॉजिटिव हो गया है। तो इस तरीके के माहौल में तेज़ी पूरी बनी हुई है। आज से डिस्कशन शुरू हो जाएगा अमेरिका में नए पैकेज का, वो जो $1 ट्रिलियन का आने वाला है, वो बढ़िया है। कल यूरोप में विवाद हो गया था लेकिन अब वो फिर कंसेंसस बनता दिख रहा है क्योंकि वो साइज़ थोड़ा सा कम कर रहे हैं, तो वहाँ से भी एक यूरोपियन यूनियन से भी पैकेज आने की तैयारी है। तो नेट आप देखिए तो एक बहुत ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ बनी हुई है और इस तरफ चाइना का मार्केट 3% बढ़ा है। तो ग्लोबली इस बात को लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं कि रिकवरी हो रही है, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है और दवा किसी भी दिन आपके सामने आ जाएगी। टेक शेयरों के बारे में एक बहुत दिलचस्प बात बताऊँ आशीष आपको, जो अमेरिका में इतने टेक शेयर बढ़ रहे हैं ना, इसमें भारतीयों का हाथ है। भारत से बैठ के लोग अमेरिका के टेक्नोलॉजी शेयरों में डायरेक्ट स्टेक ले रहे हैं, डायरेक्ट उसमें शेयर खरीद रहे हैं। और यहाँ पे जो कंपनियां आपको वहाँ ट्रेड कराती हैं, $5-5.5 मिलियन का ट्रेड वो करा चुके हैं वहाँ पे। अच्छा, ये हमारे बाजार की मजबूती नहीं, हम विदेशी बाजारों की मजबूती में भी रिस्पॉन्सिबल हैं। देखिए आप, अच्छा जहां तक वैक्सीन की बात है तो बहुत सारे कंटेंडर्स हैं और उस रेस में अब क्लियर तो बहुत सारे कंटेंडर्स हैं जिसे कह रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उस रेस को लीड करती हुई नजर आ रही है। दरअसल एक मेडिकल जर्नल है द लैंसेट, उसने वो फाइंडिंग्स अपने जर्नल में छापी हैं कि सेफ है और इम्यून रिस्पॉन्स ट्रिगर कर रहा है। तो एक की ब्रेक थ्रू उस दवा से आता हुआ और यूके ने तो ऑलरेडी 100 मिलियन डोजेस उस वैक्सीन की ऑर्डर भी कर दिए जैसे ये डेवलपमेंट सामने आया। और अगर सक्सेसफुल रहा, वैसे भी अनप्रेसिडेंटेड स्पीड पे वैक्सीन डेवलपमेंट हो रहा है, सक्सेसफुल हुआ तो कमाल हो जाएगा। अच्छा, इसमें इंडिया कनेक्शन भी है। सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, आपको याद होगा, उसने ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका के साथ करार कराया हुआ है 1 बिलियन डोजेजेस सप्लाई करने के लिए ग्लोबली। वो करार सेरम इंस्टीट्यूट के पास है। तो जैसे जो दवा सक्सेसफुल हो रही है, सेरम इंस्टीट्यूट के लिए फायदे वाली बात है। वैसे सेरम इंस्टीट्यूट ने, मैंने पढ़ा है कि इंडियन रेगुलेटर्स से अप्लाई जल्द करने वाले हैं। हिंदुस्तान में भी क्लिनिकल ट्रायल्स उस वैक्सीन शॉट्स के, तो उसकी भी तैयारी हो रही है। सेरम इंस्टीट्यूट दुनिया की वैसे सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर है, उसने टाइप कर रखा और सही सटीक टाइप, क्योंकि ऑक्सफोर्ड की दवा इस समय रेस को लीड कर रही है। तो इंडियन कनेक्शन भी है इस
दवा के इस वैक्सीन के साथ। लेकिन वीरू के पास क्विकली चलते हैं क्योंकि बड़ा स्ट्रांग मोमेंटम भारतीय बाजारों में बना हुआ है। कल कैश मार्केट में एफआईएस तो गजब की बाइंग कर रहे हैं। बाकी के आंकड़े कैसे हैं? वीरू ने कल आपको याद हो कहा था 11,030 निफ्टी पर और 22,500 निफ्टी बैंक पर। वो एग्जैक्टली वही लेवल्स हैं, 11,038 निफ्टी पर और 25,520 बैंक निफ्टी पर, जहां से हम घूमे तो एकदम वो टारगेट्स अचीव होते हुए नजर आए और वहीं से मार्केट थोड़े बहुत ऊपर अगर ठंडे पड़े तो ठंडे पड़ते हुए आपको नजर आए थे। वीरू, तो कल की स्ट्रैटेजी तो एकदम सटीक पड़ी। अब करना क्या है? आज फिर एक तगड़ा गैप अप की तैयारी हो रही है। ओके, देखिए आशीष, का 11,030 एक लॉजिकल टारगेट था, चाहे वो आपको परसों के ट्रेड मिला हो यानी शुक्रवार के लॉन्ग में मिला हो या फिर आपने इंट्राडे बाय किया हो डिप को। आशीष, इस रेंज में जो मेरे टारगेट्स थे वो करीब करीब शुक्रवार की क्लोजिंग के बाद वो 11,200 के निकल के आ रहे थे। अब उसके प्रोस्पेक्टिव से और उसके कोरिलेशन में एफआईएस के सेट्स कहते क्या हैं, आइए उसको समझते हैं। पहले आज एफआईएस के सेट्स देखिए, पूरी रणनीति आज इसी में शुमार है। आशीष, उन्होंने करीब 1710 करोड़ रुपए की बाइंग करी, 1521 करोड़ रुपए का डीआईएस ने अगर आप देखें माल बेचा, यानी नेट कैश बाजार में सिर्फ 190 करोड़ रुपए का था। दैट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इंडेक्स फ्यूचर आज के सेशन के लिए याद रखिए एफआईएस ने लॉन्ग नहीं किया है। शॉर्ट डेवलप करी है 2900 कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्ग सिर्फ 1300 कॉन्ट्रैक्ट, सिर्फ 1300 कॉन्ट्रैक्ट, यानी 11,100 की ट्रेजेक्टरी में आके उनके लॉन्ग्स थोड़े से थिन हैं। स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने बेचे 275 करोड़ रुपए के, 5700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। लेकिन उससे भी बड़ी चीज यह है कि उन्होंने कल इंडेक्स कॉल खरीद के 18,000 कॉल यानी तेजी, लेकिन इसके अगेंस्ट 21,000 कॉल बेच दी, यानी इस तेजी को वो एक जगह विराम लगता हुआ देखते हैं। तेजी के विराम लगने का मतलब ये नहीं है कि बाजार यहां से यू टर्न हो जाएगा, नहीं। इंडेक्स शायद इस ट्रेजेक्टरी में, कौन सी ट्रेजेक्टरी में, 11,020 और 11,160, 11,180, आशीष इस ट्रेजेक्टरी में इंडेक्स अपने आप को थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। मैं यहां पे ये ऐड करना चाहूंगा आशीष, मैं यहां पे बात कर रहा हूं 11,200 की। याद रखिए मंथली कॉन्ट्रैक्ट में स्टैट्स काफी ऊपर के खुल गए हैं, तो उन लेवल्स तक जाने से पहले आपको इस रेंज में एक कंसोलिडेशन की जरूरत है। आपका पीसीआर यानी पुट कॉल रेशियो 1.75 की ट्रेजेक्टरी में है, कुछ और इंडिकेटर्स भी ओवरबॉट ट्रेजेक्टरी में है। तो कल के लॉन्ग्स को आप बुक कर सकते हैं एट हायर लेवल्स, 11,160 या फिर कहीं भी जहां पर अगर आप देखें निफ्टी ओपन होता है। डिप्स को बाय कीजिए 11,020, 11,030, 11,040, ये जोन होगा अच्छा री एंट्री का। तो मेरा कहने का मतलब है कि इंडेक्स शायद 1-2 दिन इस रेंज में आशीष कंसोलिडेट करे। बैंक निफ्टी याद रखिए 22,000, 22,200 एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होगा एज पर ऑप्शन स्टेट्स, लेकिन ऊपर पहला रेजिस्टेंस होगा 22,650, 22,720 और सेकंड रेजिस्टेंस है 22,919 और 23,000 की ट्रेजेक्टरी। हायर लेवल्स पे थोड़ा सा बुक करें, डिप पे बाय करें, इसको भी यहां पर इस रेंज में थोड़ा सा कंसोलिडेशन की जरूरत है आशीष। वेडनेसडे सेकंड हाफ इंटरेस्टिंग रह सकता है आशीष। वेडनेसडे सेकंड हाफ, कल का सेशन वो पेनल्टीमेट सेशन एक्सपायरी से पहले वाला वीकली है ना, तो ठीक है उस पर नजर आएगी। लेकिन आज की ट्रेडिंग बेट्स, केआर चौकसी सिक्योरिटीज कह रहा है आईजीएल खरीदारी करने के मौके हैं 423 के टारगेट्स के लिए। एलकेपी सिक्योरिटीज का कहना है हैवेल्स खरीद के चलें, 625 के लक्ष्य यहां पे हासिल हो जाएंगे। और कोटक सिक्योरिटीज का कॉल है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज पर, 1320 के लक्ष्य उनको लगता है यहां पे हासिल होंगे। बाकी के लेवल्स आप लोगों की स्क्रीन पर नोट डाउन कर लीजिएगा। और इस बीच अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक डेवलपमेंट की तरफ मूव करा जाए तो लक्ष्मण आपको स्क्रीन पर नजर आएंगे, वरुण नजर आएंगे। पहले लक्ष्मण के पास जा रहा हूं क्योंकि मेगा एक्सक्लूसिव उनके पास है कि जो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें से कई सारी कंपनीज के प्राइवेटाइजेशन की, निजीकरण की सरकार तैयारी कर रही है। साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में फर्दर कंसोलिडेशन हो सकता है। लक्ष्मण का सारी डिटेल्स है। लक्ष्मण हाय, गुड मॉर्निंग, बताएं क्या खबर है आपके पास। गुड मॉर्निंग। वैसे आपने दोनों खबरों का तो पहले ही माहौल बना दिया। आपको याद होगा कि सरकार ने कहा था कि वो सरकारी कंपनियों का निजीकरण करेंगे आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान, लेकिन उस वक्त ये खुलासा नहीं किया था कि सरकारी बैंक और सरकारी इंश्योरेंस कंपनियां इस निजीकरण में शामिल होंगी कि नहीं होंगी। अब जो हम लोगों को सूत्रों से जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकारी बैंक और सरकारी कंपनियां भी इस निजीकरण में शामिल होंगी। इसमें सबसे पहले बात सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों की बात करें तो सरकारी इंश्योरेंस कंपनियों में भी सरकार अपनी पूरी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। सिर्फ एक लाइफ इंश्योरेंस जो कि LIC है उसमें अपना मेजॉरिटी स्टेक रखेगी। दूसरा, नॉन लाइफ इंश्योरेंस की एक
अभी सरकार के पास कुल 8 इंश्योरेंस कंपनी है, एक लाइफ इंश्योरेंस, 6 जनरल इंश्योरेंस और एक री इंश्योरर है। इन सभी में 2 को छोड़कर जिसका मैंने जिक्र किया, सभी में अपनी हिस्सेदारी सरकार अलग अलग किस्तों में करके बेचेगी और उसका निजीकरण कर दिया जाएगा। इस प्रस्ताव पर वित्त मंत्रालय, नीति आयोग और काफी हद तक प्रधानमंत्री कार्यालय की भी सहमति बन चुकी है और अब जैसे ही निजीकरण की पॉलिसी सिस्टम में आएगी, लागू होगी, उसके तहत इन कंपनियों का, इंश्योरेंस कंपनियों का निजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। दूसरा, जो आपने बैंकों को पूछा, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि सरकार ने अब मन बना लिया है कि 6 से ज्यादा सरकारी बैंक नहीं रहेंगे। अभी करीब 12 सरकारी बैंक हैं, बाकी 6 को हम बेच देंगे, उसमें अपनी हिस्सेदारी किस्तों में बेचेंगे, जैसा कि हमने इंश्योरेंस कंपनी में कहा था। और इसकी भी तैयारी हो गई, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, सहमति बन चुकी है और जैसे ही सरकारी कंपनियों के निजीकरण की पॉलिसी लागू होगी, इस पर काम शुरू हो जाएगा। पहले चरण में जिन बैंकों को बेचा जाएगा उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक जैसे बैंक शामिल होंगे। दूसरे चरण में जिन बैंकों को बेचा जाएगा उसमें सेंट्रल बैंक, यूको बैंक जैसे बैंक शामिल होंगे। यानी कह सकते हैं जिनको मर्जर के दौरान बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी, उन बैंकों में सरकार अपनी हिस्सेदारी बेचेगी। ये पूरा है प्लान सरकार के फाइनेंशियल सेक्टर के निजीकरण का। इंटरेस्टिंग। तो सरकारी इंश्योरेंस कंपनीज और जो लक्ष्मण मेंशन कर रहे हैं सरकारी बैंक्स, इन सबको रडार पर रखिएगा। लक्ष्मण, आपका धन्यवाद। ब्रेक लेने का समय है, ब्रेक के उस पार वरुण आपको बताएंगे बाकी के इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज कौन से हो सकते हैं। लेकिन मैंने कहा था शुरुआत में एक रिजल्ट हेवी डे, तो आज HUL, एक्सिस बैंक, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, साथ में HDFC लाइफ, ICICI प्रू लाइफ, SBI लाइफ, लंबी लिस्ट है कंपनीज जिनके आज तिमाही रिजल्ट्स आने। पर क्विकली यहां पे ब्रेक के उस पार वरुण से समझेंगे बाकी के स्टॉक्स इन न्यूज।